हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आरएसएम एसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल के जो एग्जाम्स हुए हैं। तो सबसे पहले 19 मई को जो एग्जाम था इलेक्ट्रिकल का, उसके सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और सारे सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से आप उनको सोल्व कर सकते थे। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो क्यों नहीं आया था, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 40 क्वेश्चन आपके जो नॉन टेक्निकल के थे, तो 41 से टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके 120 तक। क्वेश्चन नंबर 41 था आपका, द मेटल हैविंग द लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सी मेटल का होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गोल्ड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, A 40 kVA transformer has core loss of 400 watt and full load copper loss of 800 watt. The proportion of the full load at maximum efficiency is। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो प्रपोर्शन निकालते हैं, तो पहले भी ट्रांसफॉर्मर की जो एमसीक्यू सीरीज हमने करी थी उसमें एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है। तो अपन किस तरह से निकालते हैं, लोड का प्रपोर्शन निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, अंडर रूट में आई कोर लॉसेस जो होते हैं आपके, ठीक है, आई सी अपॉन आई आपके आई जो कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते थे, ये आपके कोर लॉसेस हो जाएंगे 400 अपॉन में आपके कॉपर लॉसेस आ जाएंगे, कॉपर लॉसेस आ गए आपके 800। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं आंसर, सॉल्यूशन आपका यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, इन एसी रोटेटिंग मशीन्स द जनरेटेड ईएमएफ इज। एसी रोटेटिंग मशीन्स जो होती हैं उसके अंदर जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है आपका, लैग करता है फ्लक्स को 90 डिग्री से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है काफ़ी बार एमसीक्यू सीरीज में कि जनरेटेड ईएमएफ क्या करता है, या फिर सप्लाई वोल्टेज जो है वो लीड करता है, किस तरह से करता है। तो वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हुए हैं, और उन्हें एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीरीज थी उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 44, इन करंट सोर्स इन्वर्टर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज एफ हर्ट्ज देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इनपुट टू सी एस आई इज। तो अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपकी एफ हर्ट्ज है, तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, एफ इनपुट जो होती है ट्वाइस ऑफ एफ आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये एफ आउटपुट आपकी एफ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 2F। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये किया है अपने 42, इसके अंदर 70.7 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, या फिर जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो आप सोल्व करके देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर लॉसेस का जो फ्रैक्शन है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरहेड लाइन इज। तो एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है अपना, मोस्ट इकोनॉमिक लोड अगर ओवरहेड लाइन की बात करें तो ग्रेटर देन नेचुरल लोड होता है, और अगर अंडरग्राउंड लाइन्स की बात करते हैं तो लेस देन नेचुरल लोड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, द वोल्टेज एट टू एंड्स ऑफ ए लाइन आर 132 kV एंड इट रिएक्टेंस इज 40 ओम, द कैपेसिटी ऑफ द लाइन। तो ये सबको पता है, वी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा आपका रिएक्टेंस। तो यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज फीडर। तो 3 फेज फीडर प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम यूज में ली जाती है वो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसके अंदर आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है और पूछ रहे हैं कि डेल्टा क्या होगा। तो डेल्टा निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। जब ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो उसके अंदर आपका एक डेल्टा फैक्टर आता है नीचे, समीशन ऑफ जी यहाँ पे आता है आपका डेल के, और इस तरह से आपका आता है, और यहाँ पे आपका डेल्टा आता है। तो ये डेल्टा किस तरह से निकालते हैं अपन, इस डेल्टा निकालने का आपका जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस करके होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेन को जो है कम कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है 1 माइनस समीशन ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप्स, उसके बाद प्लस मल्टीप्लीकेशन आता है, प्रोडक्ट आता है ऑल द लूप्स का, या फिर इस तरह से। ठीक है, तो सम ऑफ नॉन 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स आता है पहले, तो उसके बाद प्लस में आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 तो आपका आ गया है, जितने भी लूप्स है ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो नॉन पहले सबसे पहले जो है सम ऑफ ऑल द लूप्स लिखेंगे। तो कितने लूप्स है इसके अंदर, एक तो आपका ये लूप दिख रहा है बी और सी का, एक आपका दिख रहा है एफ और जी का। इसके अलावा अगर इनको हटाएं और बात करें तो आपका एक लूप ये हो जाता है सी यहाँ से, और ये जे है, और ये जी है, और ये आई है। ठीक है, एक लूप ये हो जाता है। तो 1 माइनस बी सी माइनस एफ जी माइनस ये हो जाएगा आपका सी जे आई जी। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स आपके क्या है यहाँ पे, सी बी है एक तो,
और एक Fg है, तो ये आपका माइनस प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 माइनस बी सी माइनस एफ सी माइनस सी आई जी जे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, तो बी सी इंटू एफ जी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 49 है, द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 किलो हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, द बैंडविड्थ इज, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है आपको। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो ये क्या होता है, 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम करके लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं इससे। या फिर एक और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 इंटू बीटा प्लस एफ एम भी होता है, बीटा 1 प्लस बीटा इंटू एफ एम भी होता है आपका, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो ये राउथ हर्विज क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपके जो है पहले जो 2 रोज हैं उसके अंदर पॉजिटिव साइन आएंगे, उसके बाद आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स, तो इस तरह से ये मार्जिनली स्टेबल आ सकता है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक भी साइन चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, सुपर पोजिशन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दीजिए, उसके बाद करंट निकाल लें, स्टार डेल्टा कर सकते हैं इसको, उसके बाद 10 वोल्ट को आप शॉर्ट कर दें और उसके बाद यहाँ से निकाल सकते हैं करंट और सम कर दे दोनों करंट्स का 6 ओम के अंदर, तो आपकी करंट आ जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन थ्योरम भी हमने पढ़ी हुई है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पोर्ट्स दे रखे 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर शॉर्ट सर्किट कर दिया है, 2 पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, तो पैरामीटर्स आए हैं यहाँ पे I1 I2 और V2 और I2, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सबसे पहले आप देखेंगे Y1 कैसे निकालेंगे, I1 अपॉन V1, तो I1 और V1 इसमें है ही नहीं, तो ये अपन नहीं निकाल सकते। इसी तरह से इसके अंदर I2 अपॉन V1 ये भी नहीं निकाल सकते। अगर B की बात करें तो Y12 मतलब I1 अपॉन V2, ठीक है। तो I1 अपॉन V2 अगर यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे ये I1 इक्वल टू 4I2 दे रखा है, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 इक्वल टू 4V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे तो I1 इक्वल टू 16V2 आ जाएगा, तो ये I1 अपॉन V2 करके आ जाएगा आपका 16, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी की बात करें Y22 तो ये 4 आएगा, 0.25 नहीं आएगा। I2 अपॉन V2 करेंगे तो 1 अपॉन 0.25 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोड इम्पिडेंस इज 20 माइनस J20 द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर किस तरह से निकालते हैं अपन, पावर फैक्टर आप निकालते हैं R/Z करके। इसके अंदर R आपका दे रखा है 20 ओम है और आपका Z जो है इम्पिडेंस वो भी आपका यहाँ पे -20 दे रखा है, तो नहीं -20 नहीं है वो XL माइनस XC करके है, तो R आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे Z निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका आप जो सोल्यूशन निकालेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे R/Z करके निकाल सकते हैं ना, Z अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है तो मैग्नीट्यूड और उसका एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका 54, सेकेंडरी ब्रेकडाउन अकर्स इन, तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन किस में होता है, बीजेटी में होता है आपका। नेक्स्ट है 55, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आप खुद ही कर लीजिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके 1-2 क्वेश्चन है तो ये मैं नहीं पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट है 56 है आपका, यूजेटी एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आपका कहाँ पर आता है, ये इस तरह से आता है यहाँ पे, ये आपका पीक पॉइंट होता है, ये आपका वैली पॉइंट होता है, उसके बीच के अंदर आपका क्या होता है, वोल्टेज कम होता जाता है और करंट आपकी इंक्रीज होती जाती है, तो इसलिए आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नो लोड करंट इन ट्रांसफॉर्मर लेग्स द अप्लाइड वोल्टेज, तो नो लोड करंट की अगर बात करते हैं तो जैसे इस तरह से होता है, आपका फ्लक्स है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, और अगर बात करें जनरेटेड ईएमएफ की तो वो आपका 90 डिग्री से लैग करेगा। और यहाँ पे अगर बात करें अपन नो लोड करंट की तो वो इस तरह से कुछ होती है आपकी, तो वोल्टेज से जो कितना लैग करती है, ऑलमोस्ट 75 डिग्री जो है आपका लैग करती है। इसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे निकालते हैं अपन, एक मैग्नेटिक करंट और एक आपकी जो होता है लॉसेस के लिए, ठीक है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 दे रखा है, सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ, तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार एमसीक्यू सीरीज में कराया है मैंने कि लोड कम्यूटेशन मोड के अंदर कब ऑपरेट करेगा, जब अपना लोड जो है आरएलसी अंडर डैम्प्ड होगा, जब आरएल आरसी या फिर आरएलसी ओवर डैम्प्ड होता है तो लोड कम्यूटेशन वहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीएच मीटरिंग कैन बी डन बाय यूजिंग, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। इसके अलावा आप बात करते हैं 60 की, तो ओपैम्प जो है इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर की बात करें, वहाँ पे ओपैम्प जो है करंट बफर एम्पलीफायर की तरह यूज में लिया जाता है। एक क्वेश्चन आया ओपैम्प से। नेक्स्ट आपका एंगल कंडीशन आपको पता है, GSHS इक्वल टू 1 ± 180 2K + 1 होती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर
62 है, इन मेसोन गेन फॉर्मूला द फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ टी दे रखा है आपका, अभी बताया था मैंने, जी के डेल के अपॉन डेल आता है आपका। तो जी के क्या होता है, केथ फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होता है वही आपका जी के होता है। कितने सारे फॉरवर्ड पाथ हैं, वो सारे फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं। तो केथ का मतलब है केथ फॉरवर्ड पाथ, जैसे G1 होगा तो पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है, तो वो लिखते हैं अपन इस तरह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन बाई। अगर बात करते हैं रेस्पॉन्स की तो वो किस तरह से होता है आपका, ये आपका CS और ये आपका RS, यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन है। कौन सा दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दे रखा है, तो 1/1 + ST करके लिखते हैं, तो अपन 1s + 1/t करके भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, t कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अब आपका RS दे रखा है यूनिट स्टेप इनपुट, तो यूनिट स्टेप इनपुट का क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इसकी बात करेंगे तो 1/a, ये अपन इस तरह का आपका आ जाएगा, CS की वैल्यू आ जाएगी 1/s × s + 1/t। अब 1/t को a मान लीजिए आप, तो 1/s × 1/s + a, तो ये आप जो वो अपना एक मेथड होता है जिससे अपन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं a/s करके, और b/s + 1/t करके निकालेंगे, तो उससे आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप निकालेंगे उसके बाद में जो भी आपका आएगा उसका आप ले सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या जिस तरह से भी, तो आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्यूशन आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, CS/RS मैंने बता दिया है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो 1/s + 1/t, s + 1 की लिखेंगे तो एक ही ऑर्डर आता है अपना, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यही होगा। उसके बाद आपका दे रखा है कि इनपुट है यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट का लेंगे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1/s आएगा, तो ये आपका टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो CS जो है आपका आउटपुट वो बन जाएगा 1/s × s + 1/t। फिर फैक्टराइजेशन मेथड से आप यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको आता होगा। 64 है, इंडक्शन जनरेटर वर्क्स बिटवीन द स्लिप, इंडक्शन जनरेटर s < 0 और < s कहाँ से शुरू होता है, 0 से -2 के बीच में जब होता है आपका, तब आपका इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करता है, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा <0 के लिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट फॉर एन ओपन एंडेड लाइन इज, तो ये कितनी बार कराया हुआ है क्वेश्चन, ओपन एंड के लिए करंट का कोफिशिएंट, शॉर्ट एंड के लिए वोल्टेज का कोफिशिएंट, या फिर शॉर्ट के लिए करंट और ओपन के लिए वोल्टेज का भी, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन एंड की बात करें करंट के लिए तो -1 होता है, और इसी तरह अगर शॉर्ट एंड के लिए बात करें वोल्टेज का तो वो भी -1 होता है, और अगर अपोजिट बात करते हैं तो +1 हो जाते हैं। 66 है आपका, क्रीपिंग इन सिंगल फेज टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू, क्रीपिंग होती है आपकी एनर्जी मीटर्स के अंदर, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो अपने घरों में लगे रहते हैं उसके अंदर भी, तो क्रीपिंग किस किस वजह से होती है, तो ये आपका होता है ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, इस वजह से भी होती है, ओवर वोल्टेजेस की वजह से भी होती है, वाइब्रेशंस की वजह से भी होती है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होता है, तो सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। और इसको कंपनसेशन के लिए क्या करते हैं अपन, होल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्रीपिंग क्या होता है आपका, जब आपका बिना करंट कोयल के सिर्फ पोटेंशियल कोयल की वजह से आपका इंडक्शन जो एनर्जी मीटर है वो ऑपरेट करने लग जाए, ठीक है, करंट कोयल काम नहीं करती उस टाइम पे। 67 है, ए फीडबैक सिस्टम इज स्टेबल इफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द राइट हाफ एस प्लेन। कब आपका स्टेबल होता है फीडबैक सिस्टम तभी स्टेबल होता है जब आपका राइट साइड के अंदर कोई भी ना तो पोल होगा ना तो जीरो होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, z = 0। सारे आपके लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। नेक्स्ट है 68, बोर्ड ए प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट प्लॉट्स, वन ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ, 2 सेपरेट प्लॉट्स होते हैं, किस किस का, एक मैग्नीट्यूड का होता है, एक आपका फेज का होता है। तो मैग्नीट्यूड वाले में क्या होता है 20 log k करके लिखते हैं, या फिर 20 log 10 j ओमेगा भी लिख सकते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो लॉग में नहीं होता है, वो सिंपल रेडियन में होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेज शिफ्ट वर्सेस ओमेगा नहीं होता है, ये फेज एंगल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज, तो AM की बताई हुई है, क्वेश्चन जो करे थे हमने ट्वाइस ऑफ ω/m या FM भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्स्टेंटन कंटेंस, कॉन्स्टेंटन क्या होता है आपका, एक जो है मिश्र धातु होती है, वो क्या अलॉय होती है एक तरह की आपकी, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर और निकल का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर, तो कौन सा जो है आपका इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है, तो वो आपका होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है।
नेक्स्ट दे रखा है आपका द वैल्यू ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन सोल्व बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड गिवन बाय स्टेट इक्वेशन एक्सटी। आपकी इक्वेशन दे रखी है, जब अपन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, फाइट इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 द पर यूनिट इम्पीडेंस इन थ्री फेज सिस्टम इज। तो ये आपको पता है जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस होता है। जेड बेस को कैसे लिखते हैं, वी बी स्क्वायर अपॉन एम वी, और इसने उल्टा दे के रखा हुआ है तो जेड ओम इंटू एम वी अपॉन वी बी स्क्वायर हो जाएगा, के वी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला आए हैं उठा के। नेक्स्ट आपका 74 द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए जनरेटर फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज 2.4 पर यूनिट। द करंट थ्रू न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट इज। तो न्यूट्रल में करंट की बात करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट हो जाती है आपकी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 75 द मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग स्लिप टेस्ट ऑन अ सिंक्रोनस मशीन द आर्मेचर एमएमएफ अलाइंस अलोंग। स्लिप टेस्ट की बात करते हैं तो अपन जो मैक्सिमम करंट होती है वो कब होती है और मिनिमम करंट कब होती है। तो मैक्सिमम करंट की बात करते हैं तो आर्मेचर एमएमएफ जब अपना क्यू एक्सिस के अलोंग अलाइन होता है तो आपकी मैक्सिमम करंट आती है। मिनिमम करंट आती है आपकी डी एक्सिस के अलोंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, 4.12 केल्विन होता है। 77 है परमानेंट मैग्नेट्स आर टेस्टेड बाई। तो ये मैंने नहीं देखा है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो 78 है आपका 4 अल्टरनेटर्स ईच रेटेड एट 5 MVA 11 kV विद 20% रिएक्टेंस आर वर्किंग इन पैरेलल। ये क्वेश्चन मैंने RSM SSB JEE की क्वेश्चन सीरीज के लिए ही करवाया था। इसी तरह का क्वेश्चन था, 4 अल्टरनेटर जो है पैरेलल में वर्क कर रहे थे, उसके अंदर इतना था कि टोटल रिएक्टेंस कितना होगा, शायद इस तरह का। इसमें पूछा शॉर्ट सर्किट लेवल क्या होगा, तो अगर टोटल रिएक्टेंस आपको पता है तो शॉर्ट सर्किट लेवल वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 20% ईच का है तो 4 का कितना हो जाएगा, 20/4 करके निकाल सकते हैं आप। तो ये आपका 0.05 हो जाएगा टोटल। उसके बाद शॉर्ट सर्किट लेवल निकालेंगे तो 1 अपॉन करके निकाल सकते हैं, 1 अपॉन रिएक्टेंस जो होता है आपका, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, तो ये फाइबर का भी मुझे नहीं पता, आप एक बार दूसरी जगह चेक कर लें। अगला आपका इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2 विद V1 ग्रेटर देन V2 द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर। इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दो तरह से पावर ट्रांसफर होती है ऑटो ट्रांसफर में। तो इंडक्टिवली के लिए क्या होता है आपका V1 - V2 अपॉन V1 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सिंगल फेज फुल ब्रिज VSI हैज इंडक्टर L एज लोड फॉर ए कॉन्स्टेंट सोर्स वोल्टेज द करंट थ्रू इंडक्टर इज। द करंट की बात करते हैं और आपका लोड जो है प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टिव लोड है, तो करंट क्या होती है आपकी ट्रायंगुलर वेव के अंदर होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है जब प्योर इंडक्टर हो आउटपुट के अंदर तो करंट की वेव फॉर्म जो है आउटपुट की वो ट्रायंगुलर होती है। 82 है आपका IGBT हैज 3 टर्मिनल। सबसे लिचड़ क्वेश्चन है ये, तो कोई भी कर देगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्टर, इमीटर एंड गेट, 3 ही तो इसके टर्मिनल्स होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है BJT एंड मॉसफेट का। 83 है द मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेस इज। लिक्विड फ्यूज के अंदर जो मटेरियल यूज में कर लेते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर्स इन केस ऑफ। तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो है आपकी 3 फेज में होती है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज वोल्टेड फॉल्ट भी दे रखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 फेज वोल्टेड फॉल्ट, इसका मतलब होता है बिना किसी इम्पीडेंस के, बिना किसी रिएक्टेंस के। सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व फॉर। सुपर कंडक्टिविटी जो है DC या फिर लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्जर्व की जाती है। 86 है द EMF इक्वेशन ऑफ DC मशीन। DC मशीन जो है सिलेबस में नहीं था आपका, फिर भी एक क्वेश्चन आया है, तो ये सबको पता होता है NP5Z/60A। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए। अगर आपका टेक्निकल अच्छा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा स्ट्रॉन्ग की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आपने पढ़ा है नॉर्मली सारे सब्जेक्ट तो आप टेक्निकल में यहाँ से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इसका कट ऑफ जो है बहुत ही लगता है हाई जाने वाला है टेक्निकल के हिसाब से, नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रही। 87 है बी और म्यू एच में क्या डिफरेंस होता है, बी इक्वल टू म्यू एच होता है रिलेशनशिप, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। 88 है आपका पल्स स्टफिंग इज यूज्ड इन। पल्स स्टफिंग किस में यूज में ली जाती है, एक आपका FDM होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक TDM होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो उसमें पल्स स्टफिंग यूज में लेते हैं। और पल्स स्टफिंग भी जो है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वहाँ पर अपन यूज में लेते हैं। ठीक है,
89 है आपका, सिग्नल एफ टी हैज एनर्जी ई, देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ सिग्नल एफ ऑफ 2t। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, E/2। ये सबको पता होता है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन FM सिग्नल। तो FM सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करते तो क्या होता है, ये आपका डेल्टा F/FM होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91, द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट ट्रैकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट ट्रैकिंग वोल्टेज अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, Vm/√LC sin t/√LC। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये, एक तो L और C पे डिपेंड करता है, उसके अलावा आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। पावर फैक्टर यहाँ पे है नहीं, स्विचिंग कंडीशन का तो मुझे ध्यान नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। बाकी आप एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 92, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ये ओमेगा की फॉर्म में दे रखा है। ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/√LC निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से L और C की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और 20, तो यहाँ से इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड था तो बहुत इजीली कर सकते थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये आप खुद ही देख लें। नेक्स्ट आपका 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काफ़ी बार एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कौन सी थ्योरम होती है, टेलीगंज थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है, समीशन ऑफ P जो है आपका पावर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इनकमिंग पावर इक्वल टू आउटकमिंग पावर होती है। नेक्स्ट आपका 95, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है। V1 का एंगल है सेम फॉर्म में, साइन की फॉर्म में एंगल दे रखा 10 डिग्री 50 डिग्री। तो V2 कितने से लीड कर रहा है, 40 डिग्री से V1 को लीड करता है, तो V2 लीड्स V1। इतना इजी क्वेश्चन तो बीटेक फर्स्ट ईयर में भी नहीं पूछे जाते। इन थायरिस्टर द होल्डिंग करंट इज, होल्डिंग करंट किसके लिए होती है, आपकी टर्न ऑफ के लिए होती है। लेचिंग करंट टर्न ऑन के लिए होती है। ये भी मैंने RSM SSB JEE की खास करके स्पेशल क्वेश्चन जो MCQ सीरीज थी उसमें करवाया हुआ है क्वेश्चन। लेचिंग करंट होती है आपकी टर्न ऑन से, होल्डिंग करंट होती है टर्न ऑफ से। ये RSEB JEE में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो होल्डिंग करंट से कम अगर करंट आएगी, नीचे आएगी, तब आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। लेचिंग करंट की बात करते हैं तो लेचिंग करंट से अगर ऊपर जाएगी तब आपका टर्न ऑन होगा। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग करंट आपकी कम होती है लेचिंग करंट से। नेक्स्ट आपका 97, इन अ बायस डिफरेंशियल रिले द बायस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो ये क्या होता है आपका, K क्या होता है, NR/N0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 98, पूछ रहे हैं कि टोटल एंगुलर पीरियड क्या होगा जिसके लिए डायोड आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड करा दे। तो अगर साइन थीटा दे रखा है 180 डिग्री के लिए इसको ऑपरेट करेंगे तो 0 से 90 डिग्री के अंदर तो क्या होगा, आपका डायोड ऑपरेट करेगा। 90 डिग्री से 180 डिग्री में ऑफ हो जाएगा, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 99, A linear time invariant system initially at rest when subjected to a unit step input gives a response दे रखा, ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। तो काफ़ी बार मैंने बताया, बहुत बार बताया है कि अगर स्टेप इनपुट दे रखा है तो उसका अगर अपन डेरिवेटिव लेंगे तो इम्पल्स इनपुट आएगा। रेस्पॉन्स अगर स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है उसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा। इम्पल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार बताया हुआ है क्वेश्चन मैंने। नेक्स्ट आपका 100, फिगर शोज द नेक्विस्ट प्लॉट ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इफ GS/HS जो है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज वन राइट हैंड पोल देन द क्लोज लूप सिस्टम इज। ये आपको नेक्विस्ट प्लॉट जब मैंने पढ़ाया कंट्रोल सिस्टम के अंदर, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे पूरा मैंने नेक्विस्ट प्लॉट एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और सर्किल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और सारी तरह की चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं। तो अगर बात करते हैं अपन सर्किल की तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या होता है आपका P-Z होता है। इसी तरह से क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। अब यहाँ पे P जो होता है आपका वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो इन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन फॉर क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, और Z क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो इन द राइट साइड ऑफ द एस प्लेन फॉर ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम के लिए बोल रहे हैं कि एक राइट हैंड साइड में, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल होता है ये N-1, 0 के अराउंड कितना नंबर ऑफ सर्किल है, तो एक सर्किल है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये माइनस में है यहाँ पे, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप सिस्टम के 2 पोल राइट साइड में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनस्टेबल विद 2 क्लोज लूप राइट हैंड पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
101 if transformer frequency is changed from 50 Hz to 60 Hz, the ratio of ED current loss 60 Hz to 50 Hz at constant voltages. वोल्टेज कांस्टेंट दे रखा है अपन को, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ईडी करंट लॉसेस की बात करें तो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल टू होते हैं एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर के। ठीक है, बी एम क्या आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, बी एम को अपन कैसे लिख सकते हैं, फाइव बाई ए भी लिख सकते हैं, और फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं, वी बाई एफ। फाइव प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है आपको, अगर फाइव का अपन जो है यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ के, तो बी एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी बाई एफ लिख सकते हैं। वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है आपका, तो यहाँ जगह एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बच रहा है, वी कांस्टेंट है तो ईडी करंट लॉसेस सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप दूसरी तरह भी आप देखने की कोशिश करें कि अगर फ्रीक्वेंसी से आप देख रहे हैं तो एफ टू स्क्वायर ये 60 के लिए और 50 के लिए पूछ रहा है, 60 का रेशियो अपॉन 50 का रेशियो, तो 60 का रेशियो क्या होगा आपका 360 होगा, 3600 स्क्वायर करेंगे तो 50 का हो जाएगा आपका 2500। तो ये ऑप्शन आपका जो है कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अंडर रूट लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 दे रखा है आपका, एन अल्टरनेटर ऑफ 300 किलोवाट is driven by a prime mover of speed regulation 4% and another alternator of 200 kilowatt driven by a prime mover if speed regulation is 3%. When operating in parallel, the total load they can take without any of them being overloaded. दो अल्टरनेटर दे रखे हैं आपका, दोनों का स्पीड रेगुलेशन दे रखा है, एक की पावर है आपकी 300 किलोवाट, दूसरे की है 200 किलोवाट। अपन को टोटल लोड फाइंड आउट करना है जिससे ये दोनों कैरी कर सके विदाउट गेटिंग ओवरलोडेड। अब अगर बात करें अपन 200 किलोवाट की, ये क्या है, एक का 300 है, एक का 200 है। ठीक है, तो 200 वाला जो है वो 200 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 200 ही हो सकती है। 300 वाला जो है वो 300 से मतलब 200 से 100 उसके पास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लोड शेयर कर सकता है, 300 से कम आ सकता है वो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चेंजेस किस में कर सकते हैं, सिर्फ ए में कर सकते हैं 300 वाले में, क्योंकि इससे कम तो क्या ही जाएंगे, ये जब 200 किलोवाट कर सकता है टोटल लोड शेयर, तो इसलिए 300 वाले के अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं। अब किस तरह से निकालते हैं, अगर स्पीड रेगुलेशन दे के रखा होता है 4% स्पीड रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, 4 इंटू 4% किसका होता है, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर 3% की बात करते हैं तो ये आपका कितना निकालेंगे, 50 हर्ट्ज का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5। अब इसका सोल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए। अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, यहाँ पे सिंपली अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि अपन 200 में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं इसको, लेकिन 200 जो है 300 से कम है तो ये ऑलरेडी इतना लोड शेयर तो कर ही सकता है, ये वाले का लोड जो है अपन कंपनसेट कर सकते हैं, और इसका स्पीड रेगुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन किस तरह से लिखते हैं, 300 है इसका, अपॉन में क्या लिख देंगे, इसका कितना परसेंट आया है, 2 आया है यहाँ पे, इक्वल टू ये कितनी पावर शेयर, मतलब इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ये तो इतनी करेगा अपनी मैक्सिमम, इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन कि 300/2 इक्वल टू पीसी निकाल लेंगे, इसकी कैपेसिटी 1 की अपॉन दूसरे का रेगुलेशन रख देंगे यहाँ पे 1.5, तो यहाँ से पीसी आप निकाल सकते हैं, ये आ गया 450/2 करके आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 225 है, इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी तो ये आपकी आ जाएगी 1 वाले की, सेकंड वाले की 200 है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये 225 आ जाएगा आपका प्लस 200 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 425 किलोवाट। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसका सोल्व करने का। क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, जिसके पास कैपेसिटी ऑलरेडी दे रखी है सबसे ज़्यादा है, उसको आप रखेंगे ऊपर, उसका स्पीड रेगुलेशन कितना होगा वो आप रखेंगे, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे पी रख देंगे, सेकंड वाले का स्पीड रेगुलेशन है वो रख देंगे यहाँ पे, ये पी आ जाएगा आपका, P1 का आएगा, 2 आपका दे रखा 200, तो P1 + P2 करके आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका सेकेंड का अगर ज़्यादा होता पावर तो यहाँ पे अपन 2 निकालते। ठीक है, जिसका ज़्यादा पावर है उसी को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103, ए 3 फेज 33 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 1200 एम्पियर 2000 MVA 3 सेकेंड, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होती है आपकी, IBK की बात करते हैं, तो ये क्या होती है आपकी SBK क्या आपका 2000 MVA है अपॉन √3 × VL होता है आपका 33 दे रखा है, इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 किलो एम्पियर।
नेक्स्ट 104 माइक्रो प्रोसेसर का, ये मैं नहीं बता सकती। 105 है टू मिनिमाइज द करंट चॉपिंग टेंडेंसी द SF6 गैस इज यूज्ड एज। करंट चॉपिंग टेंडेंसी होती है आपकी, करंट जीरो जब आता है यहाँ पे करंट चॉप कर देते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए SF6 गैस जो यूज़ करते हैं वो किस पे यूज़ करते हैं, तो लो प्रेशर पे यूज़ करते हैं, हाई वेलोसिटी पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर विस्कोसिटी की बात करें तो लो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, थिकनेस होती है किसी भी लिक्विड की, तो थिकनेस जो है कम होनी चाहिए। 106 है, इफ द फोल्ड करंट इज 200 एम्पियर द रिले सेटिंग इज 50%, CT दे रखा है, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। PSM की बात करते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन MCQ सीरीज में सोल्व करवाए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, फोल्ड करंट दे रखा 2000 अपॉन में आपका जो है रिले सेटिंग दे रखा 50%, इसको कर सकते हैं आप। CT रेशियो दे रखा 400, इसका 5 इंटू सेकेंडरी करंट होता है, ये 5 यहाँ पे कर देंगे, तो इसका ऑप्शन निकालेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 107, ये भी करवाया हुआ है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के नॉर्मल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। L2 R2 अपॉन R1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 आएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इंसुलेशन रेजिस्टेंस खास करके। नेक्स्ट आपका 108, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन्स आर प्रीफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ। तो HVDC लाइन्स में बल्क पावर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, ताकि पावर लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। 109 है आपका, ये आपका दे रखा है, कर सकते हैं आप इसके अंदर ऐसा यूनिट्स में किस तरह से निकालना है। नेक्स्ट आपका 110, टोटल करंट दे रखी है I = I1 + I2 मेजर करनी होती है। I1 दे रखा, I2 दे रखा, उसमें कुछ एरर है, लिमिट्स ऑफ एरर आर गिवन एज स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो करंट टोटल मेजर करते हैं। प्लस की अगर बात करते हैं, प्लस और माइनस की बात करते हैं, तो अपन किस तरह से एरर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे इसको A मान लेते हैं और ये एरर 1 है, और इसको B मान लेते हैं और ये एरर 2 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस या फिर माइनस दोनों में लगा सकते हैं फॉर्मूला, A + B इंटू एरर 1 + B अपॉन A + B इंटू एरर 2। यहाँ से टोटल एरर आ जाएगी आपकी, और ये इसको ऐड कर सकते हैं, टोटल एरर निकाल के उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 111, फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू, कितनी बार करवाया, हेज ब्रिज को हाई वैल्यू के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 112, रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गोज यूजेज ए सॉफ्ट आयरन वायर ऑफ स्मॉल डायमीटर, द गोज फैक्टर दे रखा है, पॉइजन रेशियो निकालना है। गोज फैक्टर पता है आपको क्या होता है, ΔR/R अपॉन ΔL/L। पॉइजन रेशियो पता है आपका क्या होता है, ED अपॉन EL होता है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 113, द सम ऑफ गेन्स ऑफ द फीडबैक पाथ्स इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर इज। फीडबैक पाथ का गेन आपको निकालना, तो कितने फीडबैक पाथ हैं यहाँ पे, तो एक तो ये है आपका CD, एक ये है आपका BE और एक ये है आपका AF, इसके अलावा कोई फीडबैक पाथ नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 का दे रखा है H, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि किस तरह की क्वांटिटी और कौन से क्वेश्चन किस तरह का है ये, तो क्या निकालना है। नेक्स्ट इसके अलावा 115 है, ट्रांसड्यूसन का ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2 IDSS अपॉन VP 1 - VGS अपॉन VP। डायरेक्ट फॉर्मूला आए हैं, फॉर्मूला ही पूछ लिए हैं कि और कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला बता दो एटलीस्ट, तो वो तो आपको कर ही देना चाहिए था। नेक्स्ट आपका 2 दे रखे हैं, एक आपका बिना फीडबैक के दे रखा है, एक फीडबैक के दे रखा है। तो फॉरवर्ड पाथ गेन है आपका 5 × 2 कर दीजिए यहाँ पे, इसके अंदर 10% रिड्यूस करेंगे और इसी तरह से इसमें 10% रिड्यूस करेंगे, तो C2 और C1 में, C1 क्या है, C2 क्या है, ये आउटपुट है। अगर इसकी बात करें तो C1 क्या हो जाएगा आपका 10 × R1 हो जाएगा, लेकिन C2 क्या होगा आपका, C2 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, फीडबैक लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका 10 अपॉन 1 + 10 करके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों के अंदर रिडक्शन करेंगे 10% का सिर्फ फॉरवर्ड पाथ के अंदर, तो यहाँ पे ये तो करेंगे तो टोटल 10 यहाँ पे आता है, इसमें चेंजेस करेंगे तो टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जब चेंजेस करेंगे तो सिर्फ यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना रिडक्शन कितना वेरिएशन आता है C1 और C2 में। 117 है आपका, ए स्टेप अप चॉपर इज यूज टू डिलीवर लोड वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट फ्रॉम ए 220 वोल्ट DC सोर्स। इफ द ब्लॉकिंग पीरियड ऑफ द थायरिस्टर इज 80 माइक्रोसेकेंड, द रिक्वायर्ड पल्स विड्थ इज। ब्लॉकिंग पीरियड क्या होता है आपका, टर्न ऑफ टाइम है, ठीक है, T ऑफ होता है आपका, वो है ब्लॉकिंग, तो 80 माइक्रोसेकेंड दे रखा है। अगर स्टेप अप चॉपर की बात करें तो V आउटपुट क्या होता है आपका
ये हो जाएगा आपका वी इनपुट इंटू टी अपॉन टी माइनस टी ऑन भी लिखते हैं या फिर टी अपॉन टी ऑफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी ऑफ दे रखा है, वी एस दे रखा है, वी नोट दे रखा है, तो टी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से निकालेंगे, 500 अपॉन 220, ठीक है, इंटू टी ऑफ कर देंगे आप 80 माइक्रो सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 181.8 माइक्रो सेकेंड आएगा। क्या आ गया, ये आपका टी आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पल्स विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है। पल्स विड्थ क्या होती है आपकी, टर्न ऑन टाइम होता है, जितना ऑन करेंगे उतनी ही पल्स विड्थ को काउंट करते हैं। तो इस टर्न ऑन के लिए टी माइनस टी ऑफ कर देंगे, टी ऑफ कितना 80, तो ये आ जाएगा 101.8 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 118 ट्रेवलिंग वेव दे रखी है, इसका क्या मतलब है, 400, 1 और 50, तो 400 केवी इसके अंदर वोल्टेज होता है। 1 जो है आपका राइज टाइम है, माइक्रो सेकेंड में लिखेंगे, और 50 है फॉल टाइम है, ये भी माइक्रो सेकेंड में रखेंगे। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोबिलिटी होती है इनकी। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल कंडक्टर, तो ये क्वेश्चन भी मैंने जब अपन EMFT के क्वेश्चन किए थे, सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेटिक मटेरियल्स किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सुपर कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है, वो सारी चीज़ें जब डिस्कस करी थी तो ससेप्टिबिलिटी की भी वहाँ पे बात करी थी। सुपर कंडक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, प्योर डायामैग्नेटिक होता है, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है आपकी, -1 होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर -1 नहीं भी होती तो डायामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वही सुपर कंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी होगी। तो ये आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कितने ईजी क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सिर्फ सोल्व करने की जरूरत थी वहाँ पर। इसके अलावा जैसे एक तो वो स्पीड रेगुलेशन वाला है, और उसके अलावा जो है आपका निकालना था आपका जैसे जो है आपका राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया वाला, जिसमें स्टेबिलिटी आपको निकालनी है, या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना था एक तरह, जहाँ पे आपको करना था डेरिवेटिव और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, या फिर एक जगह रिस्पॉन्स निकालना था। 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनको आपको सोल्व करने की जरूरत थी। बाकी सारे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिए हैं कि फॉर्मूला बता दीजिए इसका क्या होगा, या फिर आपको जो है कॉमन क्वेश्चन है, छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपके लिए पेपर काफ़ी इजी है। टेक्निकल की अगर बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। तो इससे पहले कट ऑफ कितनी जाती थी उसका मुझे आइडिया नहीं है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इससे कट ऑफ यहाँ पे डिपेंड करेगी कितनी जा सकती है। बाकी टेक्निकल सेक्शन की बात करें तो मॉडरेट भी नहीं कह सकते इसको, बहुत ही ईजी है ये पेपर, ठीक है। और नॉन टेक्निकल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इस पेपर के लिए सारे सोल्यूशन हो गए, अगले पेपर के सोल्यूशन भी करेंगे इसके बाद में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।